हेलो। सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे, तैयारी अच्छे से चल रही होगी। मैं रोहित कुमार यूसी लाइव चैनल से आपके लिए नई क्लास लेके आया हूँ। जैसे कि आपको पता है कि हमने जो पॉलिटी की एक नई सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसमें अभी तक हमने जो है वो 16 भाग डिस्कस कर लिए हैं। तो ये है हमारे पास 17वां भाग है। तो जिन्होंने 16 भाग जो पीछे की क्लासेज नहीं देखी हुई हैं, तो एक बार वो पहले वो क्लासेज भी देख ले, ताकि उनको एक आइडिया हो जाए कि हम किस हिसाब से क्वेश्चन कर रहे हैं। और ये आपके आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं उसमें ये आपको काफ़ी फ़ायदा पहुंचाने वाली है। तो जो इसी की तरह हमने जो है हमारे पास हिस्ट्री भी हमने डिस्कस की है, जिसके हमारे पास 30 लेक्चर है। तो उस वो जो है हमारे पास प्ले लिस्ट में पड़ा होगा। तो जिन्होंने वो क्लासेस नहीं देखी हुई हैं तो एक बार वो भी देख ले। और हमारा जो यूसी लाइव चैनल है वहाँ पे जो बेल आइकन बटन है उसको प्रेस करें, ताकि हमारे चैनल पे कोई भी नया अपडेट आता है वो तुरंत आप तक पहुँच जाए। तो आज का डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं, पर मैं यही कहूँगा कि मेरा आंसर बताने से पहले अपना आंसर खुद जरूर एनालाइज करें, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन में कहा गया है कि कौन सी केंद्रीय सेवा नहीं है। तो इसमें से जो है हमारे पास सेंट्रल सर्विस में नहीं आता है। तो जो हमारे पास आईपीएस होते हैं वो सेंट्रल जो है हमारे पास सेवा में नहीं आते हैं। ऑप्शन नंबर जो ए है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारे पास यूपीएससी है वो अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। तो जो अपनी वार्षिक रिपोर्ट है वो किसको प्रस्तुत करती है? तो जो हमारे पास राष्ट्रपति जी होते हैं उनको वो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके पास एक नई अखिल भारतीय सेवा बनाने की शक्तियां होती हैं? तो ये किसके पास होती हैं कि जो हमारे पास नई ऑल इंडिया जो सर्विसेज है उसकी जो हमारे पास स्थापना की जाती है। तो इसकी जो पावर होती है वो किसके पास होती है? तो जो संसद होती है उसके पास ये पावर होती है कि वो नई जो है हमारे पास न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज की क्या कर सकता है, उसको क्या कर सकता है, बना सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए और बताइए कि इसमें से कौन से जो कथन है वो सही है। जो हमारे पास यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होता है उसके जो सदस्यों की संख्या होती है वो राष्ट्रपति जी के द्वारा निर्धारित की जाती है, बिल्कुल बात सही है। जो हमारे पास संघ योग सेवा आयोग का गठन भारत के संविधान के प्रावधान के तहत किया गया है, बिल्कुल बात सही है। तो ये जो है हमारे पास जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो अनुच्छेद है जो यूपीएससी के बारे में बात करता है, तो यूपीएससी के बारे में जो बात करता है वो है हमारे पास आर्टिकल 314 जो है, जो यूपीएससी के बारे में बात करता है 314 से लेकर 319 तक जो है, जिसके अंडर यूपीएससी के बारे में लिखा गया है। तो वो हमारे संविधान में इसके बारे में लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका सही आंसर है। दोनों की दोनों बातें बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारे पास संघ लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो जो हमारे पास अपॉइंटमेंट की जाती है किसकी, जो पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, तो उनकी जो अपॉइंटमेंट है नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर जो बी है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक अखिल भारतीय सेवा नहीं है? तो इसमें से कौन सी जो है जो अखिल भारतीय सेवा के अंडर नहीं आती है? तो अखिल भारतीय सेवा के अंडर जो नहीं आती है वो है भारतीय आर्थिक सेवा। ऑप्शन नंबर जो डी है। जो हमारे पास इंडियन इकोनॉमिक सर्विस जो है, जो हमारे पास किसके अंडर नहीं आती है? तो जो हमारे पास सर्विस होती है ऑल इंडिया सर्विसेज जो है उसके अधीन नहीं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सर्वप्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? तो जो हमारे पास यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है उसकी स्थापना की गई थी पहली बार भारत में। तो वो कब की गई थी? जब भारत सरकार अधिनियम 1919 आया था उसके तहत इसकी स्थापना की गई थी। इस एक्ट को जो ये हमारे पास भारत सरकार जो एक्ट है अधिनियम है ये 1919 में आया था। इसको और किस नाम से बोला जाता है? तो हमारे पास जो मोटैगू चैम्सफोर्ड, ठीक है जी, जो चैम्सफोर्ड थे उनके द्वारा ये लेके आए थे। जो मोटैगू थे ये कौन थे? तो ये सचिव थे, भारत के लिए सचिव अपॉइंटमेंट किए गए थे, भारत के लिए सचिव बनाए गए थे, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया। और ये कौन थे? तो भारत के वॉइसरॉय हुआ करते थे। ये दोनों मिलकर एक्ट लेके आए थे। उस एक्ट का नाम क्या था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 था।
और जो हमारे पास उस टाइम जो ये जो है इस जो सेक्रेटरी वाली जो पोस्ट थी, जो सचिव थी, ये जो बनाई गई थी, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जब 1858 आया था उसमें बनाई गई थी। तो ये जो सीधे के सीधे जो सचिव है ये किसको रिप्रेजेंट करते, तो जो ब्रिटेन की पार्लियामेंट थी उसको ये रिप्रेजेंट करते। तो ऑप्शन नंबर जो सी है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य के लोक सेवा आयोग के व्यय का जो प्रभावित किया जाता है कि जो हमारे पास कोई भी राज्य है उसका जो पब्लिक सर्विस कमीशन होता है तो उसको जो पैसे दिए जाते हैं वो कहाँ से दिए जाते हैं, तो वो जो हमारे पास कॉन्सोलिडेटेड फंड होता है स्टेट का, जो राज्य की सचित निधि होती है उनके द्वारा उनकी सैलरीज और जो अलाउंसेस होते हैं वो वहाँ से दिए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संघ लोक सेवा आयोग के बारे में सही है, तो इसमें से क्या कौन सी बात है जो बिल्कुल सही है। ये राज्य के लोक सेवा आयोग का निरीक्षण करता है, नहीं जी। जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होता है वो जो हमारे पास स्टेट सर्विस कमीशन होता है उसका निरीक्षण नहीं करता। इसका राज्य लोक सेवा आयोग से कोई लेना देना नहीं होता, बिल्कुल बात सही है। वो एक दूसरे के काम में टांग नहीं अड़ाते हैं। ऑप्शन नंबर जो डी है दैट इज द राइट आंसर। उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, जो चेयरमैन होते हैं किसके जी, हमारे पास यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के, तो उनकी जो नियुक्ति की जाती है वो राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर जो ए है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहा गया कब ये आदेश दिया गया कि चुनाव में एक उम्मीदवार को अपने नामांकन पत्र के साथ अपने आपराधिक पूर्ववृत्त यदि कोई हो को दर्ज करते हुए एक हल्फनामा दाखिल करना चाहिए। तो इसे पहली बार आम चुनाव में लागू किया गया था कि अगर कोई भी बंदा है, अगर वो एमपीज या एमएलए के इलेक्शन को लड़ रहा है तो उसके ऊपर जो भी आपराधिक जो मामले दर्ज थे उसके बारे में उसको अपने नॉमिनेशन में भरना पड़ेगा। तो ये पहली बार किन चुनावों में ये चीज़ इंप्लीमेंट की गई थी, तो जो हमारे पास दिसंबर 2003 में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, दिल्ली में जो विधानसभा के इलेक्शन हुए थे उन इलेक्शनों में ये बात कही गई थी कि उनको उस नामांकन पत्र में इसके बारे में बताना पड़ेगा कि जो हमारे पास उनके ऊपर कौन कौन से चार्जेस लगे हुए। तो ऑप्शन नंबर जो डी है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कब ये आदेश दिया गया कि चुनाव में एक उम्मीदवार को अपने नामांकन पत्र के साथ पति या पत्नी और जो उसके आरक्षित के विवरणों को दर्ज करते हुए एक हल्फनामा दाखिल करना चाहिए, जिसे पहली बार आम चुनावों में लागू किया गया कि जो हमारे पास एक एफिडेविट देना पड़ेगा, जो भी कैंडिडेट होगा उसको अपने जो भी उसके घर में रहने वाले जितने भी लोग हैं उनके बारे में। तो ये चीज़ जो है वो सबसे पहले किन चुनावों में इम्प्लीमेंट की गई थी, जो हिमाचल प्रदेश के इलेक्शन हुए थे 2003 में, उसमें ये बात कही गई थी। ऑप्शन नंबर जो सी है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल वे है जो कुल मतदान का 4% प्राप्त करता है। अगर किसी को नेशनल पॉलिटिकल पार्टी बनना है तो उसको 4% क्या करना चाहिए, उसको वोट आने चाहिए, टोटल वोट्स के 4% उसको सीटें जीतनी चाहिए। तो ये जो बात है ये मतलब इसमें से उसको नेशनल पार्टी बनने के लिए कितने राज्यों में 4% जो है सीटें दर्ज करवानी पड़ेंगी अपने नाम, तो 4 या 4 से अधिक राज्य में अगर वो ऐसा कर पाता है तो वो क्या बन जाएगा जी, वो एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी का दर्जा उसको मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी है दैट इज द राइट आंसर। और ये जो क्वेश्चन है ये बड़ी बार पेपर में पूछा जा चुका है कि अगर किसी को अभी पॉलिटिकल पार्टी का दर्जा लेना है तो उसको कितने राज्यों में कितनी प्रतिशत सीटों को जीतना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर जो सी है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या कहा गया है, भारत में अपने नागरिक को वोट डालने के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु क्या है, कि अगर किसी को इलेक्शन में मतदान करना है तो उसकी जो मिनिमम एज होनी चाहिए वो 18 वर्ष होनी चाहिए। अगर 18 वर्ष से कम है तो वो इलेक्शन में वोट नहीं डाल सकता। ऑप्शन नंबर जो बी है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक अनिवासी भारत एनआरआई है, कि जो हमारे पास एनआरआई कौन होते हैं, तो अमेरिका में कंप्यूटर इंजीनियर के रूप में कार्यरत भारतीय मूल का व्यक्ति, जिसको हम क्या बोलेंगे, एनआरआई का दर्जा देंगे। ऑप्शन नंबर जो बी है दैट इज द राइट आंसर। उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
संसदीय चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की आयु इससे कम नहीं होनी चाहिए कि अगर किसी को इलेक्शन लड़ने हैं तो उसकी जो आयु है वो इतने से कम नहीं होनी चाहिए। तो अगर किसी को एमएलए या एमपी बनना है तो उसकी जो आयु है वो 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। जो हमारे पास मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली बनना है तो उसकी जो आयु है वो 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। अगर वो 25 वर्ष से कम है तो वो ये इलेक्शन में खड़ा नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर जो सी है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है और इसमें से हमारे पास क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति जो होते हैं इलेक्टेड बाय द इलेक्टोरल कॉलेज, जो हमारे पास निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। तो राष्ट्रपति के जो इलेक्शन होते हैं उसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करता है? तो जो हमारे पास संसद होती है, जो पार्लियामेंट होती है, उसके मेंबर जो होते हैं, जो हमारे पास लेजिस्लेटिव असेंबली होती है स्टेट की, उसके मेंबर उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और जो हमारे पास दो यूटीज है, जो हमारे पास दिल्ली और जो पौंडुचेरी है उसकी जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज है उसके जो बंदे हैं वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट डालते हैं। और ये जो वोट होते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, मतलब अप्रत्यक्ष रूप के इलेक्शन होते हैं जिसमें लोगों के द्वारा वोट नहीं डाले जाते। जो हमारे द्वारा लोग चुने जाते हैं, जो भेजे जाते हैं, उनके द्वारा वहां पे वोट डाले जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए का फर्स्ट है। वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो पार्टिसिपेट करता है, जो इलेक्ट करता है, वो राज्यसभा और लोकसभा दोनों के मेंबर होते हैं। ऑप्शन नंबर बी दैट इज द राइट आंसर। जो स्पीकर होते हैं किसके जी? लोकसभा के। तो लोकसभा के स्पीकर जो लोकसभा के जो मेंबर होते हैं उन्हीं में से होते हैं, उन्हीं में से उनको चुना जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है दैट इज द राइट आंसर। सॉरी, जो सी का थर्ड है, जो हमारे पास मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट होते हैं वो इलेक्टेड बाय द एडल्ट वोटिंग, जो हमारे पास लोगों के द्वारा जो लोग चुने जाते हैं जिनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है। तो उनको जो वोट डाला जाता है वो हमारे द्वारा डाला जाता है। हम उनको चुनकर लोकसभा में भेजते हैं ताकि वो हमारे राज्य को वहां पे रिप्रेजेंट करवा सके। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर है कि ए का फर्स्ट होगा, बी का सेकंड होगा, सी का थर्ड होगा और डी का फोर्थ होगा। ऑप्शन नंबर ए इज दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्षेत्रीय पार्टी होने के लिए किसी भी चुनाव में किसी पार्टी को प्राप्त होने वाले वोटों का न्यूनतम प्रतिशत होना चाहिए। कि अगर किसी को भी कोई भी क्षेत्रीय पार्टी है, अगर उसको किसी भी चुनाव में क्या करना है, अगर इलेक्शन में उसको अपना रीजनल पार्टी बनना है तो उसके पास कितने मिनिमम परसेंटेज वोट होनी चाहिए। तो इसका जो सही आंसर है हमारे पास, उनके पास कितने वोट होने चाहिए? तो 4% उनके पास वोट होना चाहिए ताकि वो क्या बन जाए, एक नेशनल पार्टी बन जाए। ऑप्शन नंबर जो सी है दैट इज द राइट आंसर। अगर किसी को रीजनल पार्टी बनना है तो उसके पास मिनिमम जो वोट है वो कितने होने चाहिए? 4% होने चाहिए। ऑप्शन नंबर जो सी है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी चुनावी विवादों की सुनवाई किसके द्वारा की जाती है? कि अगर हमारे पास राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनावों में कोई घपला हो जाता है तो उस घपले का जो सुनता है, उस घपले को जो उसकी जो सुनवाई की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है? तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर जो सी है इसका सही आंसर है कि अगर जो ये इलेक्शन होते हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, अगर इसमें कोई भी घपला हो जाता है तो उस घपले को कौन देखेगा? तो उस घपले को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा देखा जाता है। ऑप्शन नंबर जो सी है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिस संवैधानिक संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से बढ़ाकर 18 वर्ष कर दी गई थी, कि जो ऐसा कौन सा संशोधन था जिसके द्वारा हमारे पास जो आयु है वो 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई थी? तो ये कब की गई थी? तो हमारे पास जो 61 संशोधन किया गया था, जो 61 संशोधन था उसके तहत जो पहले जो हम वोट डालते थे उसकी आयु 21 वर्ष थी, उसको कम करके कितना कर दिया जी? 18 कर दिया गया। और ये जो हमारे पास 21 वर्ष जो संशोधन था वो कब हुआ था? 61 संशोधन था। ऑप्शन नंबर जो हमारे पास सी है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में मतदान का अधिकार सभी लोगों को किसके द्वारा दिया गया है? तो जो हमारे पास भारत में मतदान का अधिकार सभी लोगों को किसके आधार पर दिया गया है? तो किसके आधार पर दिया गया है? आयु के आधार पर दिया गया है। अगर वो बंदा 18 वर्ष से कम है तो वो इलेक्शन में वोट नहीं डाल सकता। अगर वो 18 साल से ऊपर है तो वो इलेक्शन में वोट डाल सकता है। ऑप्शन नंबर जो डी है दैट इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा चुनाव सुधारों का हिस्सा नहीं है? तो इसमें से कौन सा जो है वो चुनाव जो सुधारों का हिस्सा नहीं है? राजनीतिक दलों का पंजीकरण करना बिल्कुल सही है। अपराधियों का अयोग्य घोषित करना बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम की स्थापना करना बिल्कुल सही है। जो चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करना नहीं जी। ऑप्शन नंबर जो डी है दैट इज द जो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। इसी में पूछा गया है कि इसमें निम्नलिखित में से कौन सा चुनाव सुधारों का हिस्सा नहीं है? तो जो है वो नहीं है हमारे पास, वो कौन सा नहीं है जी? ऑप्शन नंबर जो डी है इसका सही आंसर है। उम्मीद करता हूं कि वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे और मेरे साथ साथ इन क्वेश्चनों को लगा रहे होंगे ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि आपकी जो तैयारी है वो कैसी चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि राज्य विधानसभा के चुनावों में निर्वाचित घोषित किया गया उम्मीदवार अपनी जमानत खो देता है तो इसका मतलब क्या होता है? कि अगर कोई भी कैंडिडेट है जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में इलेक्शन लड़ता है और उसका जो उसने जो डिपॉजिट करवाया था उसको वो हार जाता है, तो इसका मतलब क्या होता है? बहुत बड़ी संख्या से उम्मीदवार चुनाव लड़ने जो लड़ा था उसको उसके जो है हमारे पास ऑप्शन नंबर जो डी है कि वो काफ़ी वोटों से हार गया, इसलिए कहा जाता है कि उसकी जो जमानत है वो क्या होगी? जब्त होगी, क्योंकि उसमें एक टारगेट रखा होता है कि अगर कैंडिडेट जो है वो इतने वोट हासिल करता है तो उसकी जमानत उसको वापस हो जाएगी, परंतु वो उससे कम लेता है तो वो उसकी जो जमानत है वो कैंसिल हो जाएगी। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर जो डी है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आजकल भारत का चुनाव आयोग देश में आम चुनाव के दौरान ईवीएम का इस्तेमाल करता है। ईवीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? जो हमारे पास इलेक्शन में ईवीएम का यूज़ किया जाता है जनरल इलेक्शन में, तो ईवीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? तो ईवीएम की जो हमारे पास फॉर्म रहती है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो होती है इसको क्या बोलते हैं जी? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कहा जाता है ईवीएम को। ऑप्शन नंबर जो ए है दैट इज द राइट आंसर कि ईवीएम की फुल फॉर्म पूछे तो वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होती है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारे पास एनआरआई जो डे है वो कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो जो हमारे पास महात्मा गांधी जी जब वापिस आए थे कहाँ से? साउथ अफ्रीका से 21 वर्षों के बाद, तो उस दिन को क्या मनाया जाता है जी? एनआरआई डे के रूप में मनाया जाता है, जिसको हम प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में जानते हैं। तो वो कब मनाया जाता है? तो उसको मनाने का 9 फरवरी है। तो 9 फरवरी 1915 को महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे से 21 वर्षों के बाद, और जब वो भारत लौटे थे 21 वर्षों के बाद, तो उसको उस दिन को किस रूप में मनाया जाता है? तो एनआरआई डे के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर जो ए है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारे पास एरिया वाइज जो है निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे बड़ा लोक सेवा निर्वाचित क्षेत्र है? तो जो हमारे पास एरिया वाइज जो है जो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिसमें सबसे ज़्यादा जो एरिया वाइज सबसे बड़ा है तो वो कौन सा है जी? लद्दाख। ऑप्शन नंबर जो सी है दैट इज द राइट आंसर कि एरिया वाइज जो हमारे पास लोकसभा निर्वाचित क्षेत्र है वो कौन सा है जी? लद्दाख है। ऑप्शन नंबर सी दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए एक राजनीतिक दल को कम से कम एक मान्यता प्राप्त दल होना चाहिए। तो उसको कितने राज्य में इतनी सीटें जीतनी पड़ेंगी कि वो एक नेशनल पार्टी डिक्लेयर हो जाए? तो उसको अपने राज्य में 4 या 4 से अधिक राज्य में उसको क्या करना पड़ेगा जी? मिनिमम 4 राज्य में उसको अपनी सरकार मतलब कुछ सीटें जीतनी पड़ेंगी ताकि वो क्या बन जाए? एक उसको नेशनल पार्टी का दर्जा मिल जाए। ऑप्शन नंबर जो बी है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में बेसिक मताधिकार के आधार पर पहला आम चुनाव किस वर्ष में हुआ था? जो हमारे पास भारत में जनरल इलेक्शन करवाए गए थे तो वो हमारे पास कब करवाए गए थे? जनरल इलेक्शन में पहली बार बेसिक मताधिकार करवाया गया था, तो ये कब करवाया गया था? तो इसका जो हमारे पास सही आंसर क्या है जी? ऑप्शन नंबर सी 1951-52 के बीच में ये इलेक्शन हुए थे। तो इसमें से जो हमारे पास पहला जो वोटर था, ठीक है, शरण सिंह नेगी जो हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं, जिन्होंने पहली बार जनरल इलेक्शन में वोट डाले थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो उनका नाम क्या था? उनका नाम था शरण सिंह नेगी, जिन्होंने आम चुनाव में पहले चुनाव में वोट डालने वाले वो पहले व्यक्ति थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त को उसके कार्यालय से उसी तरह और हटाया जा सकता है। किस आधार पर उसको उनके जो है कार्यालय से हटाया जा सकता है, किसको? जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पे इम्पीचमेंट का प्रोसेस चलाया जाता है, उसी तरह जो हमारे पास चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं उनको भी उनकी पोस्ट से हटाना हो तो उन पे भी वही कार्रवाई चलाई जाती है जो मुख्य चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हमारे पास जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनके ऊपर चलाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित निर्वाचन प्रणाली पर विचार कीजिए, तो इसमें से कौन सी जो बातें हैं वो बिल्कुल सही है और कौन सी नहीं है। तो कहा गया वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष चुनाव की व्यवस्था है, बिल्कुल बात सही है कि जिसमें लोगों के द्वारा क्या किया जाता है, पार्टिसिपेट किया जाता है और अपनी सरकार चुनी जाती है। कहा गया एकल समीकरणीय मत के आधार पर अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली है, बिल्कुल बात सही है कि एक जो हमारे पास एमएलए होगा वो कितने एरिया को उस पे उसके अंडर कितने लोग आएंगे उसके आधार पर एक एमएलए वहां पे बनाया जाता है, जिसको बोला जाता है द सिस्टम ऑफ द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव मींस द सिंगल ट्रांसफर वोट। ऑप्शन नंबर बी जो है वो भी सही है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व की सूची प्रणाली है, नहीं जी। अप्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की संचित प्रणाली है, नहीं जी। तो ऑप्शन नंबर जो हमारे पास फर्स्ट है और जो सेकंड है वो बिल्कुल सही है। ऑप्शन जो है हमारे पास वो फर्स्ट और सेकंड सही है, तो इसमें से ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें से हमारे पास कौन सा जो कथन है वो बिल्कुल सही नहीं है। मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश के बिना चुनाव आयोग को उनके कार्यालय से नहीं हटाया जा सकता, बिल्कुल बात सही है। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त समान शक्तियों का आनंद लेते हैं, बिल्कुल बात सही है। एक चुनाव आयुक्त के कार्यालय में की अवधि 5 साल की तारीख से उस दिन तक होती है जब तक उसके 65 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता या जो भी पहले हो जाए। तो बिल्कुल बात सही है कि उनका जो कार्यालय होता है वो 6 वर्षों के लिए होता है या 65 वर्ष की आयु तक होता है। तो जो भी चीज़ पहले हो जाती है उसके अकॉर्डिंग वो अपनी पोस्ट से क्या हो जाते हैं जी, रिटायर हो जाते हैं, उनकी जगह कोई और नया आ जाता है। नेक्स्ट क्या है? मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त के बीच में मतभेद के मामलों कानून द्वारा तय किए जाता है, नहीं जी। तो ऑप्शन नंबर जो डी है दैट इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका सही आंसर है। उम्मीद करूंगा कि वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दलों के रूप में मान्यता कौन प्रदान करता है? तो अगर किसी को नेशनल पार्टी या जो हमारे पास रीजनल पार्टी डिक्लेयर करना है तो इसका जो सारा का सारा जो काम करता है वो करता है हमारे पास इलेक्शन कमीशन, जो चुनाव आयोग होता है उनके द्वारा ये डिसाइड किया जाता है कौन सी नेशनल पार्टी होगी और कौन सी रीजनल पार्टी होगी। ऑप्शन नंबर जो सी है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस विधायिका के लिए पार्टी की टिकट पर चुने गए सदस्यों द्वारा जो फ्लोरिंग करेंसी पर प्रतिबंध लगा दिया गया था कि जो हमारे पास मेंबर होते हैं जिनको क्या कहा जाता है, हमारे पास एंटी डिफ्लेक्शन लॉ के तहत जो हमारे पास दल बदल जो करते हैं, जो पार्टीज के बंदे होते हैं वो क्या करते हैं, दल बदल करते हैं। तो ये जो संशोधन किया गया था 1952 में, जो संशोधन किया गया था 52 संशोधन किया गया था। और कब किया गया था? 1985 में ये संशोधन किया गया था। और इस संशोधन में जो इसको ऐड किया गया था 10th शेड्यूल में, कहाँ पे यूज किया गया है, कहाँ रखा गया है इसको? भारत के जो 10वां शेड्यूल है उसमें इसको रखा गया है। जो हमारे पास उस टाइम जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे वो राजीव गांधी जी हुआ करते थे। प्राइम मिनिस्टर कौन थे? राजीव गांधी। उनके टाइम में इसको शामिल किया गया था, जिसको हिंदी में बोलते हैं दल बदल कानून, और जो हमारे पास इंग्लिश में बोलते हैं एंटी डिफ्लेक्शन लॉ, जो 1985 में आया था। ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के चुनाव आयोग के जो कार्य होते हैं उनके द्वारा क्या क्या कार्य किए जाते हैं? तो हमारे पास इसका सही आंसर क्या है? संसद और राज्य विधानमंडल के सभी चुनाव करवाने के लिए, बिल्कुल बात सही है। राष्ट्रीय और उपराष्ट्रपति के पद के चुनाव करवाने, बिल्कुल बात सही है।
नेक्स्ट क्या है हमारे पास, इसे राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करना जहां स्वतंत्र और निरपेक्ष चुनाव करवाने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हो। नहीं जी, तीसरी बात नहीं है। मतदाता सूची तैयार करने के लिए अधीक्षण, निरीक्षण और नियंत्रक, बिल्कुल बात सही है कि जो हमारे पास सुप्रीम डायरेक्शन एंड द कंट्रोल ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ द इलेक्टोरल रूल्स की जो सूची तैयार की जाती है तो उनके द्वारा बंदे भेजे जाते हैं। तो जो हमारे पास इसका जो हमारे पास सही आंसर क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी, जो फर्स्ट, सेकंड और जो थर्ड है दैट इज द फोर्थ है, दैट इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल बातें सही लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारे पास 84 में जो 84 संविधान संशोधन अधिनियम 1971 की जनगणना के आधार पर लोकसभा में मौजूदा सीटों की कुल संख्या का स्थिर कर दिया गया है। वर्ष के बाद ही किए जाने वाले पहली जनगणना तक वे अपरिवर्तित रहेंगे। तो जो हमारे पास लोकसभा की जो सीटें हैं उनको डिसाइड कर दिया गया है कि ये जो लोकसभा की सीटें हैं ये हमारे पास 2026 तक ऐसी की ऐसी ही रहेंगी और 2026 के बाद इनको डिवाइड किया जाएगा। अगर किसी भी स्टेट की जनसंख्या ज़्यादा है तो उसकी सीटें बढ़ जाएंगी। ठीक है जी, तो ये जो है इसको जो उठाया गया है, जो डाटा उठाया गया है, जो फिक्स की गई है 1971 का जो जनसंख्या गणना हुई थी उसके आधार पर सीटों को विभाजित किया गया है। तो ये 2026 तक वैसे की वैसे ही रहेंगे। ऑप्शन नंबर जो डी है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, हमें बताना है कि इसमें से कौन सी बात सही है और कौन सी बात गलत है। कहा गया है हमारे पास स्वतंत्र और निरपेक्ष तरीके से संसद या राज्य विधानमंडल के चुनाव करवाने की शक्तियां एक स्वतंत्र निकाय यानी चुनाव आयोग को दी गई हैं, बिल्कुल बात सही है। चुनाव आयुक्तों को हटाने की शक्तियां कार्यपालिका के पास होती है, बिल्कुल बात सही है। दोनों की दोनों बातें बिल्कुल सही है, लेकिन जो आर है वो एक ही ढंग से व्याख्या नहीं कर पा रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है दैट इज द राइट आंसर। उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य विधानसभा चुनाव कौन आयोजित करवाता है, कि जो राज्य के विधानसभा चुनाव होते हैं वो किसके द्वारा आयोजित किए जाते हैं, जो स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है। ऑप्शन नंबर जो बी है दैट इज द राइट आंसर। कि जो हमारे पास राज्य के जो विधानसभा के जो चुनाव होते हैं वो किसके द्वारा किए जाते हैं, तो भारत के जो चुनाव आयोग होता है उनके द्वारा करवाया जाता है। ऑप्शन नंबर जो सी है दैट इज द राइट आंसर। कि स्टेट के जो लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्शन होंगे वो कौन देखेगा, तो भारत के चुनाव आयोग के द्वारा उसको देखा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित संवैधानिक संशोधन में से किस एक में पहली बार संविधान में दल बदल विरोधी प्रावधान पेश किया गया था, कि जो हमारे पास एंटी डिफ्लेक्शन लॉ है उसको पहली बार किस अमेंडमेंट में शामिल किया गया था, तो 52 अमेंडमेंट संशोधन था जब 1985 में इसको लेके आए थे। कब लेके आए थे, 1985 में इसको लेके आए थे। और उस टाइम जो सरकार हुआ करती थी वो राजीव गांधी जी की सरकार हुआ करती थी, जिसमें इसको रखा गया है। जो हमारे पास 10th शेड्यूल है उसमें इसको रखा गया है। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले वर्ष चुनाव आयोग 3 सदस्यीय आयोग बदल दिए गए। ठीक है, कि जो हमारे पास इलेक्शन कमीशन था उसको कन्वर्ट कर दिया गया 3 मेंबर कमीशन। तो उसको कब वो कन्वर्ट किया गया, तो इसका जो हमारे पास सही आंसर क्या है, 1990 में जो हमारे पास इलेक्शन कमीशन था उसको कन्वर्ट करके 3 मेंबर बना दिए गए। ऑप्शन नंबर जो डी है दैट इज द राइट आंसर। 1990 में तो इसमें बदल कर इनको क्या कर दिया गया, 3 जो हमारे पास 3 मेंबर जो हमारे पास कमीशन है उसमें इसको डिवाइड कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोई संसद सदस्यता के लिए अयोग्य हो जाता है तो उसे हटाने का निर्णय लिया जा सकता है। कि अगर कोई भी संसद का सदस्य है वो अयोग्य पाया जाता है और उसकी अध्यक्षता के लिए डिस्क्वालीफाई करना है, तो इसका जो प्रावधान है वो कौन देगा, कौन इसके बारे में बात कहेगा, तो चुनाव आयोग की राय के अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा ये काम किया जाता है कि किसी भी बंदे को उसको हटाना है। ठीक है जी, उसकी सदस्यता कैंसिल करनी है, कहां से जी, पार्लियामेंट से। तो इसको कौन करेगा, तो जो हमारे पास इलेक्शन कमीशन होता है उसके द्वारा की जाती है। और इसकी जो एडवाइस है जो किसके राय ली जाती है, तो राष्ट्रपति जी की राय ली जाती है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दल बदल
विरोधी अधिनियम कब पारित किया गया? तो जो दल बदल जो विरोधी अधिनियम था उसको पारित कब किया गया? तो उसको जो पारित किया गया 15 फरवरी 1985 को उसको पारित किया गया। ऑप्शन नंबर जो बी है दैट इज द राइट आंसर। और इसको कहाँ रखा गया है? तो जो 10th शेड्यूल है, जो 10th शेड्यूल है उसके बीच में इसको रखा गया है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर है। उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे और मेरे साथ साथ इन क्वेश्चनों को लगाते रहेंगे ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि आपकी तैयारी जो है वो कैसी चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य चुनाव आयोग के से संबंधित नहीं है? इसमें से कौन सा जो कार्य है जो चुनाव आयोग के अधीन नहीं आता है? तो इसमें से जो है हमारे पास मतदाता सूची को तैयार करने की दिशा और नियंत्रण, बिल्कुल बात सही है, ये हमारे पास इलेक्शन कमीशन के अंदर ही आता है। सभी राज्यों की संसद और विधानसभाओं के सभी चुनावों का संचालन, बिल्कुल बात सही है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कार्यालयों के चुनाव का हमारे पास संचालन करना, बिल्कुल बात सही है। विधानसभा के चुनावों के संबंध में प्रावधान करना, नहीं जी। ऑप्शन नंबर जो डी है दैट इज द राइट आंसर। विधानसभा के चुनावों के संबंध में प्रावधान करना, नहीं। ऑप्शन नंबर डी दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति के कार्यालय का चुनाव किसके द्वारा करवाया जाता है? तो राष्ट्रपति के जो चुनाव का जो कार्यालय है और जो राष्ट्रपति है उनका जो चुनाव है वो इनडायरेक्ट चुनाव होता है, तो वो चुनाव आयोग के द्वारा ही करवाया जाता है। जिसमें हमारे पास कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा? एमएलए पार्टिसिपेट करते हैं, एमपीज पार्टिसिपेट करते हैं। जो हमारे पास लोग 2 यूटीज हैं, जो हमारे पास दिल्ली एंड पौंडुचेरी है, उसकी जो लेजिस्लेटिव असेंबली के जो बंदे हैं वो सभी के सभी इसमें क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का आम चुनाव हुआ था, तो भारत का जो आम चुनाव है वो कब हुआ था? तो 1951 1952 के बीच में हुआ था। तो जो हिमाचल प्रदेश है उसमें ये इलेक्शन पहले करवा दिए गए थे, इसीलिए जो भारत के जो पहले वोटर थे जिनके द्वारा वोट डाला गया था उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था शरण सिंह नेगी। तो ऑप्शन नंबर जो बी है 1951 में उन्होंने पहली बार वोट डाला था, हाल ही में उनकी अभी निधन हो गया है। ऑप्शन नंबर जो बी है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए इसे कम से कम सुरक्षित होना चाहिए कि उसको हमारे पास 4% जो है हमारे पास क्या करना है? सीटें निकालनी है, 4% सीटें निकालनी है। तो 4 या 4 से अधिक राज्यों में अवैध वोटों का 4% की जो हमारे पास वैलिड वोट है उसका 4% लेना है। कहाँ पे? 4 या 4 से अधिक राज्यों में। इसलिए वो क्या बन जाएगी? नेशनल पार्टी को उसको दर्जा मिल जाएगा, जो हाल ही में अभी आपको दिया गया है। ऑप्शन नंबर जो ए है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए इसमें से जो कौन सी जो बात है हमारे पास सही है। कहा गया कि हमारे पास मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों का समान शक्ति प्राप्त करना लेकिन असमान वेतन प्राप्त करना, नहीं जी, ये बात गलत है। मुख्य चुनाव आयोग वही वेतन पाने का अधिकार है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को मिलता है, बिल्कुल बात सही है। मुख्य चुनाव आयुक्त को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में और उसी आधार पर उसके पद से हटाया जा सकता है। जैसे मुख्य न्यायाधीश को हटाया जाता है या जज को हटाया जाता है, उसी तरह से इनको भी उनके पद से हटाया जा सकता है। तो दूसरी बात और तीसरी बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं। चुनाव आयुक्त के कार्यालय की अवधि उनके पदभार ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष होती है। 65 नहीं जी, 62 नहीं होती, 6 वर्षों के लिए होता है। और हमारे पास 6 वर्षों के लिए 65 ईयर्स जो पहले होंगे उसके अनुसार उनको अपने पद को छोड़ना पड़ता है। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन में जो बी है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने सबसे पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया? तो किसके द्वारा पहला ऐसा कौन सा देश है जिनके द्वारा महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दिया गया था? तो वो है न्यूजीलैंड। ऑप्शन नंबर सी है। तो न्यूजीलैंड ऐसा पहला देश है दुनिया का जिसके द्वारा औरतों के द्वारा क्या करवाई गई थी, उनको भी वोट डालने का अधिकार दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कार्यों पर विचार कीजिए और इसमें से बताना है कि कौन सी जो बात है बिल्कुल सही है। कहा गया स्वतंत्र और निरपेक्ष चुनावों का अधीक्षण, निरीक्षण और संचालन, बिल्कुल बात सही है। संसद राज्य
राज्य विधानमंडल और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कार्यालय के लिए सभी चुनावों के लिए मतदान की सूची तैयार करना बिल्कुल बात सही है। राजनीतिक दलों को मान्यता देना और चुनाव लड़ने वाले राजनीतिक दल और व्यक्तियों को चुनाव चिन्ह आवंटन करना बिल्कुल बात सही है। चुनावी विवाद के लिए केंद्र में अंतिम फैसला फैसले की घोषणा नहीं जी, कि जो हमारे पास चुनाव करवाए जाएंगे उसका जो विवाद होगा वो विवादों के लिए केंद्र में अंतिम फैसले को घोषित करना नहीं। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो हमारे पास बातें कही गई है बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इसका क्या है, सही आंसर है। उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग भारत के संविधान के एक अनुच्छेद के तहत एक निश्चित प्रावधान के अनुसरण से स्थापित किया गया है, कि ऐसा कौन सा हमारे पास कमीशन है जिसकी जो अपॉइंटमेंट है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड की गई है। तो वो कब की गई है, उसका जो हमारे पास सही आंसर क्या है, चुनाव आयोग। जो चुनाव आयोग है ये अनुच्छेद 314 से लेकर 319 के बीच में आते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है कि हमारे पास जो डीलैमिनेशन होता है कमीशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी बात बिल्कुल सही है। तो कहा गया कि जो हमारे पास डीलैमिनेशन कमीशन कैन नॉट बी चैलेंज इन द कोर्ट ऑफ लॉ, कि जो हमारे पास परिसीमन आयोग के आदेशों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, बिल्कुल बात सही है। जो जब परिसीमन आयोग के आदेश लोकसभा या राज्यसभा विधानसभा के समक्ष रखे जाते हैं तो वे आदेश में कोई भी संशोधन नहीं कर सकते, बिल्कुल बात सही है। और दोनों की दोनों बातें बिल्कुल सही है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर जो सी है दैट इज द राइट आंसर, कि हमारे पास ये जो बातें हैं बिल्कुल बात सही कही गई है। उम्मीद करूंगा कि वीडियो को ढेर सारा प्यार दोगे, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। और ये जो वीडियो है आपके आने वाले एग्जाम में आपको काफ़ी फायदा पहुंचाने वाली है। तो आज की क्लास हम यहीं पे ऑफ करते हैं। धन्यवाद।